जब भी बात होती है निवेश की तो आपके निवेश से छोटे बड़े हर तरह के लक्ष्य को आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल गोल्स की बात होती है तो क्या म्यूचुअल फंड से सभी तरह के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना मुमकिन है? किस तरह की रणनीति आपको यहाँ पर अपनानी चाहिए और कैसे जो है आप हर लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, भले ही वो घर खरीदना हो या गाड़ी या आपको अपनी कोई पहली एसआईपी करनी हो किसी निवेश किसी म्यूचुअल फंड में। हम आपको बताएंगे पूरी रणनीति आज। और चलिए आपके सवालों के जवाब अगर आप भी हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आपको जो है आप अपने सवाल आपको हमें व्हाट्सएप करने हैं 9619873567 पर व्हाट्सएप करें अपने सवाल। और अगर आप चाहें तो हमें यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। आपको अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं ताकि हमारे एक्सपर्ट्स को हम आपके सवाल भेज सकें और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग शो में करवा सकें। ओके, तो आज शो की शुरुआत होने वाली है डिविडेंड यील्ड फंड की चर्चा के साथ। बहुत ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग तरह के फंड्स हम आपको इस शो पर बताते रहते हैं, उनकी बारीकियां आपको देते रहते हैं। तो हमारा ख़ास सेगमेंट फ़ंड का फंडा, जहां पर हम अलग अलग तरह के फ़ंड्स लेकर आते हैं और आपको बताते हैं इन फंड्स की बारीकियां और ये किस तरह की कैटेगरी है। तो आज डिविडेंड यील्ड कैटेगरी पर हमारा फोकस है। किस तरह के निवेशकों को इस फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डालने चाहिए, कमाई किस तरह से होती है, रिस्क क्या क्या है और कितना निवेश आपको इसमें करना चाहिए। एक फंड जिस पर चर्चा करेंगे और साथ ही एनालिसिस के लिए हमारे साथ एक और एक्सपर्ट होंगे। तो जहां तक फ़ंड की बात है तो आज आईसीआईसीआई प्रू के डिविडेंड यील्ड फंड पे हम बात करेंगे और मितुल कालावाड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर फंड मैनेजर हैं आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के। और हेमंत रुस्तगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सीईओ हैं वाइस इन्वेस्ट के। इनको भी इस चर्चा में हम जोड़ेंगे। और चलिए आप दोनों का स्वागत है। हेमंत जी, पहला सवाल तो हेमंत जी से मुझे लेना था लेकिन वो शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे स्क्रीन पर। मितुल, चलिए हेमंत जी आ गए हैं। हेमंत जी और मितुल, आप दोनों का स्वागत करती हूँ इस चर्चा में, क्योंकि मितुल से तो बहुत ही फंड स्पेसिफिक सवाल होंगे हेमंत जी, इसलिए शुरुआत आपसे करनी थी। क्या तीनों को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं? डायरेक्टर साहब, चर्चा में दोनों शामिल हैं, दोनों को आप स्क्रीन पर डालिएगा। मितुल के पास में आऊँगी लेकिन उससे पहले हेमंत आपके पास में आना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम इस कैटेगरी को पहले समझें। डिविडेंड यील्ड कैटेगरी बीते दिनों बहुत ज़्यादा प्रचलित भी हुई है और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नीश कैटेगरी है, बट हाँ कमाई का एक और ज़रिया है म्यूचुअल फंड के ज़रिए। कैसे समझाएंगे हेमंत सर आसान भाषा में? या कविता, देखिए अगर हम डिविडेंड यील्ड फंड्स की बात करें तो ब्रॉडली अगर हमें उसको समझना हो कि ये कैटेगरी क्या है, तो ये बेसिकली एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है। जैसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके जिसके थ्रू आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वैसी एक कैटेगरी है। फर्क है सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में। यहाँ पे फंड मैनेजर जो है वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी जो प्रॉफिटेबल हो, जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो, जिनका कैश फ्लो काफी स्ट्रांग हो और जिनका एक डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड हो। और कोशिश रहती है उन कंपनीज को देखने की जिनका जो डिविडेंड यील्ड है वो जो इंडस्ट्री बेंचमार्क है उससे ज्यादा रहे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बाकी जो अलग कैटेगरीज होंगी डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज में, इसको मैं अगर कंपेयर करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन, नॉट एज ए स्ट्रैटेजी बट एलोकेशन में, तो फ्लेक्सी कैप फंड मतलब 65% तक आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स में पैसा लगता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। और जो स्ट्रैटेजी ऐसी है कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनका जो मैंने फैक्टर्स बताया कि डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड हो। अब बाय नेचर ये जो कंपनीज होती हैं डिविडेंड पेइंग कंपनीज, ये इनको आप इनके स्टॉक स्कोर, इनकी कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रहती है, बट वो जो रिटर्न देने का तरीका है वो अलग है बेसिकली। तो वो बजाय इसके जो ग्रोथ कंपनीज हैं जो पूरा पैसा अपने बिजनेस में लगाते हैं, यहाँ पे डिविडेंड पे करती हैं कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को, जो आप इस केस में फंड मैनेजर और फंड के पास आता है, और ग्रोथ का भी स्कोप रहता है। तो यहाँ पे दोनों चीज है बेसिकली, बट मेजोरिटी पैसा जो है उनमें इन्वेस्ट होता है जो डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज है।
अब मुझे ये बताइए कि इन स्पेसिफिक, एक तो डिविडेंड की कमाई करने का तरीका हेमंत सर स्टॉक्स के जरिए भी होता है, ठीक है, जो बहुत सारे लोग अपनाते भी हैं और लोगों के लिए बहुत बड़ा बैकअप इनकम के तौर पे डिविडेंड होता है। लोग अपनी रिटायरमेंट तक प्लान कर लेते हैं अच्छे डिविडेंड मिलने से, क्योंकि अच्छा खासा पंप इन करते हैं वो डायरेक्ट इक्विटी में, स्टॉक्स में, शेयर्स में। अब अगर आपको गोल बेस्ड प्लानिंग करनी हो तो इस तरह के फंड्स कैसे आपके काम आ सकते हैं? जी देखिए, कविता, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक थोड़ा सा मिस नॉर्मर है, जब डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो बेसिकली हम उन फंड्स की बात नहीं कर रहे जो जो डिविडेंड दे रहे हैं। हम उन फंड्स की बात कर रहे हैं जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड ना होके, फुली ग्रोथ ओरिएंटेड ना होके, वैसी कंपनीज हैं जो कैश रिच है, जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन वो अपना जो जो ग्रोथ है उसको शेयर करते हैं शेयर होल्डर्स के साथ बाय वे ऑफ डिविडेंड। तो जैसा मैंने पहले कहा कि बाय नेचर ये जो स्टॉक्स हैं ये कम वॉलेटाइल है, तो आप जब इक्विटी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप अलग अलग कैटेगरीज देखते हैं आप, राइट, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। तो वहां पे आपकी कोशिश, अगर आप ऐसे निवेशक हैं, आप विद इन इक्विटी, और मैं यहाँ पे रिलेटिव टर्म की बात कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि विद इन इक्विटी आप किसी ऐसी ऑप्शन में इन्वेस्ट करें जो कम वॉलेटाइल हो, कम रिस्की हो, और मैं रिलेटिव टर्म की बात कर रहा हूँ, इक्विटी है ऑफकोर्स रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन रिलेटिव टर्म में रिस्क कम हो, तो फिर ये जो फंड है ये अच्छा है आपके लिए। चाहे आप नए निवेशक हो, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आपका पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव हो, या आप पोस्ट रिटायरमेंट है, पोस्ट रिटायरमेंट भी अगर आप अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और या आपकी एलोकेशन जैसा आपने कहा विद इन इक्विटी आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वहां पे ये स्ट्रेटजी आ सकती है। बट ऑफ कोर्स ये सुटेबिलिटी आपको देखनी होगी कि आप अगर ऐसे निवेशक हैं, बहुत यंग निवेशक हैं, अगले 15 20 25 30 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो फिर शायद आपके पोर्टफोलियो में इसकी जगह ना हो। बट अदरवाइज ऐसे सेगमेंट्स हैं निवेशकों के जहां पे ये पोर्टफोलियो जो है आपके, इवन इफ यू आर फॉलोइंग गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकते हैं। ऑलराइट, चलिए और बातचीत करेंगे, लेकिन आईसीआईसीआई प्रू के डिविडेंड यील्ड फंड पर हम बातचीत करते हैं क्योंकि मितुल हमारे साथ हैं तो बारीकी जानना चाहेंगे। फंड का बेंचमार्क ऑलमोस्ट निफ्टी 500 है और फिलहाल जो टॉप सेक्टर्स हैं जहां पर इनका एक्सपोजर है, बैंक्स में लगभग 23.3%, जून 25 के आंकड़े हम दिखा रहे हैं मितुल स्क्रीन पर भी। बैंक्स, ऑटोमोबाइल्स, पावर, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, सॉफ्टवेयर, ऑयल, ये कुछ काउंटर्स, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि एक्सपोजर है। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम ओवरवेट देखें इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर ऑटो 3.9%, पावर है, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम, टेलीकॉम। अंडरवेट आप कह रहे हैं कि आप हैं इंटरनेट, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, सॉफ्टवेयर एंड बैंक्स एंड फाइनेंस। ये सब चीज़ें मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि दर्शकों को पता चले कि फ़ंड का एक्सपोजर क्या है और फंड का पोर्टफोलियो क्या है। मितुल और बेहतरी से बता पाएंगे। मितुल बताइएगा, डिविडेंड यील्ड फंड है तो इस फंड का मकसद जो है दर्शकों को और निवेशकों को खास तौर से डिविडेंड की कमाई देना है। जो सेक्टर्स का आपने चुनाव कर रखा है यहाँ पर फिलहाल किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है और किस बिना पर आपने ओवरवेट और अंडरवेट की रणनीति भी यहाँ पर अपनाई है? जी, सबसे पहले तो ये जो फंड के जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी कि यह फंड के जो स्टाइल है सिलेक्ट करने की स्टॉक्स, उसमें डिविडेंड होना जरूरी है। ये फंड का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि डिविडेंड बहुत बड़ी डिविडेंड आ जाए आपको। वैसे हमने हिस्टोरिकली एक एनालिसिस करके देखा था कि जहां पे बहुत हाई पेइंग डिविडेंड होती है कंपनीज और बहुत लो ग्रोथ हो जाती है जिनकी, उनमें एक्चुअली उनका बनाया हुआ पोर्टफोलियो हर मार्केट में बहुत अच्छा नहीं करता है। वो कुछ ही मार्केट में जहाँ पे मार्केट में करेक्शंस आते हैं या फिर मार्केट साइडवेज होते हैं तभी वो थोड़ा सा अच्छा करते हैं। तो देन क्या हो जाता है कि ये ऐसे फंड्स फिर बहुत ही एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही रह जाएंगे। तो हाउ टू मेक, ये कोई भी फंड को हर मार्केट या हर 10 साल के इन्वेस्टर के लिए या कोई लंबा होराइजन के इन्वेस्टर जो है उनके लिए रेलेवेंट कैसे रखना और उनके लिए कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट की जो नीड है उनको फुलफिल करना, उसके लिए कैसे रेलेवेंट रहना। तो हमने क्या किया कि हमने हमारी स्टाइल में थोड़ी सी चेंज रखी है। हमने हाईएस्ट ऑफ द डिविडेंड यील्ड नहीं स्टॉक सिलेक्ट करके हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट डिविडेंड यील्ड स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कौन सी कंपनी के डिविडेंड सस्टेनेबल है, कौन सी कंपनी के डिविडेंड्स में बढ़ाव आएगा, ग्रोथ आएगा।
सो ऐसा करके हमने कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसको रेगुलरली रिव्यू करते हैं। इसके साथ-साथ हम लोग कैश फ्लो यील्ड वगैरह भी देखते हैं स्टॉक्स के, कि कैसे है ओवरऑल यील्ड इन दोनों को मिला के। सो जब ये करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो हमेशा हायर और द हाईएस्ट यील्ड को नहीं टारगेट करता। वो कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन और एक यील्ड को टारगेट करता है, ताकि आपके पोर्टफोलियो में एक थोड़ी-सी स्टेबिलिटी हो जब भी मार्केट्स वॉलेटाइल हो या अर्निंग्स वॉलेटाइल हो। तो इन कंपनीज के जनरली अर्निंग्स इतने वॉलेटाइल नहीं रहते। तो थोड़े वॉलेटाइल टाइम में ठीक हो, बट एट द सेम टाइम आपको जो लंबे समय के होराइजन के इन्वेस्टमेंट नीड है, उसको फुलफिल कर सके। क्या समझो, अगर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लंबा समय के 10-15 साल, 20 साल तक इन्वेस्ट करके अपनी फाइनेंशियल कैपिटल को बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ा सकेंगे? तो उनके लिए ये फंड रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि ये फंड है कि जो लॉन्ग टर्म में एक कैपिटल एप्रिसिएशन को भी टारगेट करता है। यहाँ पे खाली एक जो तरीका है वो जो अलग है, वो स्ट्रैटेजी और अप्रोच में अलग है। ये बहुत ही दूसरे डाइवर्सिफाइड फंडों की तरह एकदम डाइवर्सिफाइड है, जहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप लिया जाता है। सो हमारे जो भी सेक्टर और स्टॉक सिलेक्शन है, वो भी इसी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत देखा जाता है कि तो कैसे समझाने हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट नीड को सेटिस्फाई करते हैं। सो आज जो हमारे सेक्टर है जिनमें हम ओवरवेट है, जो आपने अभी स्क्रीन पे बताए थे, उन सब में हमने इन ये जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में उनकी अर्निंग्स को हमने रिलेटिवली स्टेबल देखा था, और एट द सेम टाइम इनकी कैश फ्लो यील्ड और बैलेंस शीट वगैरह जो है बहुत स्ट्रांग है। सो ये फ्रेमवर्क को करते हुए हमारे जो ओवरवेट स्टॉक्स थे वो आए थे। एक बैंक्स और फाइनेंस होता है कि जहाँ पे हाई यील्ड नहीं होते हैं, क्योंकि बैंक्स ऐसी बिजनेस है कि जहाँ पे हमेशा कैपिटल की रिक्वायरमेंट चलते रहती है। तो बैंक्स को हम लोग बॉटम अप बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं कि कहाँ पे है, बैंक्स को देखा जाता है। और बैंक्स और फाइनेंस में भी बहुत सारे सब सेक्टर है। तो ओवरऑल बेसिस पे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक पे ओवरवेट है, बट दूसरे जो सेगमेंट है फाइनेंस वाले पार्ट, वहां पे हमने ज्यादा निवेश नहीं किया, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन हाई है, थोड़ी सी यील्ड कम है। ने कहा कि यहाँ पर मॉडरेट यील्ड, मितुल, मॉडरेट यील्ड पर अगर आपका फोकस है और बाकी वेल डाइवर्सिफाइड फंड जैसा कि अगर इसका पोर्टफोलियो है, तो हम बाकियों में क्यों ना निवेश कर लें, आपके फंड में क्यों निवेश करें? बिकॉज इस तरह के फंड को पोर्टफोलियो में तभी आप शामिल करेंगे, एक तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया हो और बाकी आपके गोल्स अलाइंड हो, जो कि आप रेगुलर फंड के साथ भी करते ही हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सिद्धांत यही सिखाया जाता है कि आप इसको अपने गोल के साथ अलाइंड कीजिए और रिटर्न्स नहीं देखिए, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। अब उस बिना पे अगर मैं इस फंड को समझना चाहूं और अगर ये मॉडरेट यील्ड देता है, डिविडेंड्स पर कमाई देता है, तो हम बाकी में क्यों ना ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच रख सके जो बाकी डाइवर्सिफाइड है फंड और जहां पे हमें बेहतर रिटर्न भी मिल पाएगा? मितुल। देखिए, हर अलग अलग स्टाइल होती है। जैसे ग्रोथ स्टाइल होती है, एक वैल्यू स्टाइल होती है, एक क्वालिटी होती है, एक मोमेंटम होती है। तो ये सारी अलग अलग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। वैसे यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है कि ये कोई हम कोई पर्टिकुलर स्टाइल में नहीं जाके ये डिविडेंड यील्ड वाली एक स्टाइल को या अप्रोच को सिलेक्ट करें। उसका कारण ये है कि ये दो स्टाइल को थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में मिक्स करती है, कि वैल्यू है और ग्रोथ है। सो ऐसा नहीं है कि प्योर वैल्यू है या नाइदर प्योर ग्रोथ है। ये दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन करके, ब्लेंड करके दोनों की इनकी स्टाइल है। क्या होता है कि मार्केट में कई बार सिर्फ वैल्यू फंड्स बहुत अच्छा करते हैं, कभी कुछ ग्रोथ फंड्स अच्छा करते हैं। तो जैसे लोगों को एक धारणा होती है कि हर स्टाइल हर मार्केट में अच्छा करती है, ऐसा नहीं होता है। स्टाइल्स भी मार्केट में कभी अच्छा करती है, कभी नहीं अच्छा करती है। वैल्यू स्टाइल है, काफी टाइम तक नहीं अच्छा करती है, फिर सडनली बहुत अच्छा करेगी। ग्रोथ स्टाइल है, उनका भी एक फेज होता है कि जब वो अच्छा नहीं करते। तो क्या होता है कि अगर आपने कोई ऐसा फंड सिलेक्ट किया जो पर्टिकुलर एक स्टाइल से ओरिएंटेड है, तो वो एक फेज में बहुत अच्छा करेगा, बट जब भी वो स्टाइल नहीं चल रही है, तो वो फेज उनका बहुत खराब हो जाएगा। सो रेलेवेंट रहना, क्योंकि इन्वेस्टर की जो लॉन्जेटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसके जो टाइम होराइजन है, उसमें अगर ओवरऑल पीरियड में अगर आपको उनकी इन्वेस्टमेंट नीड को रेलेवेंट तरीके से सेटिस्फाई करना है, या उनको नीड फुलफिल करना है, तो आपको बेसिकली एक ऐसी ब्लेंड्स करनी पड़ेगी कि जहाँ पे स्टाइल्स रेलेवेंट रहे। ईटीएफ वगैरह जो है, इसी क्यों कई बार ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं कि ईटीएफ्स ने मार्केट्स या डायरेक्ट एक्टिव को हर्ट किया है। उसका वन ऑफ द रीजन ये भी है, क्योंकि एक स्टाइल बेस्ड अप्रोच जो होता है, वो स्टाइल बेस्ड अप्रोच एक पॉइंट के बाद फेल हो जाता है, और इन्वेस्टर्स को जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है कि कौन सा स्टाइल कब अच्छा करेगा। सो ये प्रॉब्लम होने के कारण, अगर आपका कोई ऐसी स्टाइल है कि जहाँ पे थोड़ी सी स्टाइल एग्नोस्टिक होने के कारण
या मिक्सचर ऑफ स्टाइल हो, तो वो रेलेवेंट रह जाएगा लंबे इन्वेस्टर्स के लिए। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि मेरे हिसाब से कि ये फंड इसीलिए रेलेवेंट रहेगा कि थोड़ा-सा ब्लेंड ऑफ स्टाइल है, और जैसे आपने कहा कि गोल मीट करने के लिए तो और एक ये जो अप्रोच है कि एग्रेसिव फंड हमेशा आपके गोल ज़्यादा बेटर तरीके से मीट करते हैं, तो वैसा नहीं है। आप देखिए, ये जो हमारा डिविडेंड यील्ड फंड है, आज से 10 साल से ऑलमोस्ट इन एग्जिस्टेंस है। उसने ये 10 साल के पीरियड में जो एनएसई 500 है, जिसको डाइवर्सिफाइड बोलो या फ्लेक्सी ओरिएंटेड जो इंडेक्स है, उसको 10 साल के टाइम होराइजन पे उसके ऊपर अल्फा जनरेट करके दिया है, बीट किया हुआ है। सो आप अगर पोर्टफोलियो को जब भी एनालाइज करोगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड, तो एक जो स्टाइल नाम से एग्रेसिव नहीं लगती है, बट फिर भी उसने जो आउटपुट और आउटकम डिलीवर किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो बहुत लंबा जवाब हो काफी गया रेलेवेंट मितुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हेमंत सर, अब सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि अपनी कैटेगरी का बेस्ट परफॉर्मर तो है ही ये फंड, अगर हम रिटर्न वाइज देखें, टैक्स इम्प्लीकेशंस कैसी हैं, क्योंकि अब अगर इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलता है तो वो तो फिर टैक्स्ड होगा। हाँ जी कविता, लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि ऑब्जेक्टिव फंड का ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड देना है, सिर्फ स्ट्रैटेजी ऐसी है कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है कि जहां पे आपको डिविडेंड पेइंग कंपनीज हो, थोड़ी स्टेबल हो एज कंपेयर टू ग्रोथ। जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, देखिए जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये कैसे किसी भी जो दूसरी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, इक्विटी फंड है, उस कैटेगरी की फंड है, तो ऑब्वियसली जो भी टैक्सेशन इक्विटी के एप्लीकेबल है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। ऑफ कोर्स बाकी फंड्स की तरह यहाँ पे भी अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड आपकी इनकम में ऐड होगा और आपके जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उस पर टैक्स होगा। वो तो पहला एस्पेक्ट है। उसके अलावा जो कैपिटल गेन है, तो जैसे जैसे एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर विद इन 1 ईयर अगर आप रिडीम करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जिसमें 20% आपको टैक्स देना है, और लॉन्ग टर्म जो है वो 12.5% के हिसाब से देना है। तो टैक्सेशन जो है बिल्कुल वही है जो किसी और कैटेगरी के इक्विटी फंड में होता है। आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड फंड आपकी लिस्ट में कहां पर आता है, और आप इसको कैसे आंकते हैं हेमंत सर? अगेन मैंने जैसा कहा शुरुआत में, मेरे हिसाब से जब आप इक्विटी फंड बनाते हो तो आप डिफरेंट फिलोसफीज को देखते हो। आप जैसे ग्रोथ को देखते हो, वैल्यू को देखते हो, वैसे डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज को भी देखते हो। जहां तक हमारा सवाल है, मेरा मेरा विचार ये है कि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर आप एक कॉर्पस बनाना चाहते हो और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो, तो जो ग्रोथ स्टॉक्स की और ग्रोथ ओरिएंटेड जो फिलोसफी है, उसकी जो वॉलेटिलिटी है, उसको काफी हद तक आप टैकल कर पाते हो अपने डिसिप्लिन तरीके के इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से उन निवेशकों के लिए अच्छा है, जैसे मैंने कहा कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर नहीं चाहते कि उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो। एक एक बात और भी यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज आप किसी डिविडेंड यील्डिंग फंड में हो या डिविडेंड यील्ड फंड में हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिस्क कम होगा। कितना प्रोपोर्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा पोर्टफोलियो 50 लाख का है और मैंने सिर्फ 2 लाख या 5 लाख वहां पे लगाया है, तो फिर वो अपना पर्पस सर्व नहीं कर रहा। तो आई थिंक उसको शामिल करना और कितने प्रपोर्शन में शामिल करना, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो रिटायरमेंट फेज में जो लोग हैं या जो उस स्टेज तक पहुंच रहे हैं या वहां पहुंच चुके हैं और फिर भी जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उन उन इन्वेस्टर्स के लिए ये जो कैटेगरी है ये सूटेबल हो सकती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा जो ऐसा है जो ग्रोथ और वैल्यू स्ट्रेटेजी से थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव करे। तो जगह हो सकती है, बट अगेन आई थिंक डिपेंड करता है आप कैसे निवेशक है, आपकी पर्सनल सिचुएशन कैसे है। मितुल, मुझे बताइएगा, फंड में जो स्ट्रैटेजी है वो क्या एक मल्टी कैप तहत स्ट्रैटेजी है? डाइवर्सिफाइड आपने कहा, लेकिन झुकाव मार्केट कैप का कहां पर ज्यादा है? आज जैसे पोर्टफोलियो देखें तो झुकाव जो है वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा है। बट हिस्टोरिकली अगर आप 5 साल में, लास्ट 5 साल में देखेंगे तो वैसा नहीं रहा है। कोविड के बाद जब भी वैल्यूएशन बहुत सस्ते थे मिड कैप स्मॉल कैप में, और जहाँ पे उस समय पे यील्ड मिड कैप स्मॉल कैप की अच्छी दिख रही थी, तो हमारे ये फंड में तकरीबन 45-50% ऑफ द पोर्टफोलियो जो था वो मिड एंड स्मॉल कैप में था। आज जब भी वैल्यूएशन हाई है, मिड एंड स्मॉल कैप में यील्ड कम है, तो हमारा झुकाव थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ ज्यादा है। सो डाइवर्सिफाइड फंड है, इसको हम स्टैटिक नहीं रन करते हैं। इसको हम वैल्यूएशन के तौल पे रख के और ग्रोथ कैसी आ रही है उसके सामने तोलने के बाद हम देखते हैं कि कहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यू एलोकेशन रखना है। कभी कम करते हैं, कभी बढ़ाते भी है। अब जैसे कि मितुल,
हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है हमारे बाज़ारों के लिए। अब ऐसे में अगर पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने हो तो स्पेसिफिक अगर कुछ रडार पे हो आपके इस पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आगे रणनीति के लिहाज से जो आप अपनाना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो वो क्या होगा? देखिए, आगे का तो कहना मुश्किल है, बट आज जो हमारे पोर्टफोलियो में है बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स थे। जैसे आप ऑटो देखेंगे, वैसे कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स और भी पोर्टफोलियो में शामिल है। सो कंजम्पशन रिलेटिवली वैल्यूएशन वाइज सस्ता दिख रहा था। एक पॉइंट पे उनकी यील्ड बहुत अच्छी थी, तो हमारा एलोकेशन काफी बढ़ा हुआ था। अभी रिसेंटली जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद ये सब स्टॉक्स में काफी रैली आई है। तो टू सम एक्सटेंट वहां पे क्या है कि वहां से पोर्टफोलियो रिलेटिवली दूसरे सेक्टर्स में अगर देखें तो दूसरे सेक्टर्स की यील्ड अच्छी होती हुई दिख रही है। सो रिलेटिव यील्ड हम देखते हैं, ना कि जस्ट एब्सोल्यूट होता है। तो रिलेटिवली आज दूसरे सेक्टर की यील्ड बेहतर होते हुए दिख रही है। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से फंड तो समझ में आ गया है हमें और किन सूरतों में आपको शामिल करना चाहिए। एक सवाल हेमंत जी, उसके बाद चर्चा को समेटेंगे। मेरे पास अगर लार्ज मिड स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप्स के फंड हो हेमंत जी, तो मुझे इस तरह के फंड को कब अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए? बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको एक पर्पस है तो मेरे ख्याल से वो कुछ खास सॉल्व होता हुआ नहीं दिखाई देगा, बिकॉज पोर्टफोलियो आपका ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। तो मैं किन सूरतों में इसको ऐड करूं फिर अपने पोर्टफोलियो में? देखिए कविता, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो तीनों सेगमेंट जो है उनका रोल है आपके पोर्टफोलियो में। अब उसका प्रोपोर्शन कितना हो उसका हम अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। कुछ कई बार हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं कि जहाँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हो, जहाँ पे मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत मुश्किल है उसको रीअलाइन करना, रीबैलेंस करना, टाइमिंग करना। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप फ्लेक्सी कैप फंड में जाते हो, राइट, या फिर आप डिफरेंट कैटेगरी के फंड में जाते हो, लार्ज एंड मिड या मल्टी कैप में जाते हो। विद इन कैटेगरी जैसे फ्लेक्सी कैप की अगर आप बात करें तो आप ऐसा फंड में देख सकते हो कि चलिए अगर मेरे पास दो फंड है मान लीजिए फ्लेक्सी कैप में, कि एक फंड हम ऐसा रखें जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में है और एक फंड ऐसा रखें जिसमें डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज के ऊपर ज्यादा फोकस हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है, वहां पे ग्रोथ पे भी फोकस होता है क्लियरली। तो आपके पास जो रिटर्न आता है वो कंपनी जो डिविडेंड देती है उसके थ्रू, और जो ग्रोथ वहां पे मिलती है उसके थ्रू। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो पैसा आप यूजुअली जो आप वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी या जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो डिफरेंट सेगमेंट में अक्रॉस सेगमेंट्स चेंज करने की, जैसे फ्लेक्सी कैप है, उसके मुकाबले में आप अगर चाहें तो उसको देख सकते हो। आई थिंक वो एक ऐसी पोजीशन है जहां पे इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमने इस पूरी कैटेगरी पर चर्चा कर ली। और मितुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, अपने फंड की बारीकियां हमारे साथ साझा की और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया।